नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की जो पॉलिटिकल की बुक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, चैप्टर नंबर 3, उसका लेक्चर नंबर ये 8 है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमेरिका की जो संस्कृति और कल्चर के बारे में डिस्कशन किया था, किस तरीके से जो वर्चस्व के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो उसकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उसकी जो संस्कृति है वो काफ़ी अधिक मायने वो रख सकती है। जिसके अंदर जींस का हमने एग्जाम्पल है वो लिया था कि शुरुआती दौर में ये जो प्रयोग था वो गैरेज के द्वारा जो मिस्त्री लोग थे या मैकेनिकल लोग थे वो इस जीवन शैली को अपनाते थे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर इसका देखा जाए तो सभी के द्वारा इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और कुछ ऐसे ही 3 कारण हमने देखे थे जो अमेरिका की ताकत के बीच में, उसके वर्चस्व के बीच में कुछ अवरोधक है वो माने जा सकते हैं। चाहे वो उसके 3 अंग हो, चाहे उसके जो कम्युनिकेशन का जो दायरा रहा हो, और चाहे इंस्टीट्यूट के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे जो नाटो की जो संधि है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उसके जो अवरोधक के मामले में हम देख सकते हैं। तो ये जो 3 प्रावधान थे हमने उसकी शक्ति के अवरोधों के बारे में देखा था। तो आज का हमारा ये वीडियो है, जो लेक्चर है, जिसके अंदर अब हमारा अमेरिका और भारत के रिलेशन के संबंध में हम इसके बीच है वो दायरा वो देख सकते हैं, किस तरीके से इनका भारत के साथ जो अमेरिका का रिलेशन है वो देखा जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रणनीति अपनाने के लिए उसका रिलेशन है भारत के बीच में किस तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि अभी कोविड-19 की जो महामारी है तो कहीं ना कहीं जब सप्लीमेंट या टैबलेट जो भारत के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी तो लगभग 78 देशों के अंदर भारत ने वो जो टैबलेट थी वो प्रोवाइड करवाई थी कोविड-19 के बचाव के लिए। तो उसमें अमेरिका था वो प्रथम दृष्टिगत जो अपने जो सप्लाई उनको अमेरिका को उधार दी थी। तो आज के अगर रिलेशन में अगर देखा जाता है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रह जाता है कि हमारा भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके से उनका वैश्विक राजनीति के अंदर उनका रिलेशन है वो देखा जा सकता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शीत युद्ध के वर्ष में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। अगर शीत युद्ध के संदर्भ में अगर इस पॉइंट से अगर देखा जाता है तो भारत क्या था कि इसके विरुद्ध था, क्योंकि वो भारत ने कहीं भी जो नाम की जो रणनीति अपनाई थी, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट बनाया था, वो शीत युद्ध के दौर के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उसका गठन है वो किया गया था। और उसका मकसद यही था भी कहीं ना कहीं इस वैश्विक राजनीति की वजह से जो बढ़ते हुए गुटों की वजह से लोगों को तटस्थ रखकर उसकी नीतिगत जो वैश्विक रणनीति के अंदर उसकी भागीदारी वो सुनिश्चित है वो करनी थी। तो शीत युद्ध के अंदर भारत अमेरिका के क्या था विरुद्ध है वो माना जा सकता है। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी, यानी कि उस दौर के अंदर जो सोवियत संघ के साथ भारत की जो दोस्ती थी वो काफ़ी नज़दीकी रूप से मानी जा सकती थी अमेरिका के कंपैरिजन में। सोवियत संघ से बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कठोरतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया है। यानी कि जिस तरीके से ये जो कार्यशैली अपनाने के बाद ये सोवियत संघ का विघटन होने के बाद वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए बड़ा भारत कहीं चिंतित था, कहीं ना कहीं जो मित्र विहीन ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1990 के आसपास जो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं देश के अंदर विकसित हो रही थी। तो सेंट्रल पावर के नज़दीक होना वो भारत के लिए बड़ा ज़रूरी था। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला वो लिया था। यानी कि उसी समय क्या हुआ था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो विदेश नीति थी, उसके अंदर हमने चेंज कर लिया गया था और उदारीकरण के द्वारा हमने विश्व के साथ जुड़ना है वो तय कर लिया गया था। तो बड़ा ही रोचक उस समय 1990 के आसपास जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज है वो आया था, क्योंकि भारत की उदारीकरण की नीति की वजह से ही उसने दूसरे देशों के साथ अपने जो विदेश नीति थी वो व्यापार था वो खोल दिया था। इस नीति और हाल ही के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक
आर्थिक सहयोगी है वो बन गया था। जिस तरीके से चेंज आ रहा था पॉलिसी नीतियों के अंदर चेंज आने की वजह से, तो भारत का रिलेशन था वो उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में सहयोगी है वो माना जा सकता था, जिसने व्यापारिक दृष्टि से भी सामरिक दृष्टि से भी अन्य देशों के साथ उसने रिलेशन बनाने आरंभ है वो कर दिए थे। हम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल ही के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभर कर सामने आई है। अगर वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाता है भारत और अमेरिका के बीच में, तो मुख्य रूप से दो बातें उभर कर सामने है वो आती है। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे निवासी भारतीयों से है। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनकी जिस तरीके से उनका रिलेशन है वो पाया जाता था और उनका संबंध भारत और अमेरिका के बीच में और जो NRI जो भारतीय हैं उनके बीच में, तो उन सभी के संदर्भ में जो विचार अगर किया जाता है, जो जिन बातों का रिलेशन पड़ता है वो देख सकते हैं जिन अलग अलग पॉइंट के माध्यम से जो उनके संबंधों को। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। जितना भी अगर सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो लगभग उसमें 65% है वो अमेरिका के इकोनॉमी के अंदर जाता है हमारा। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। तो ये जो बोइंग कंपनी है अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी है वो मानी गई है, जिसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो एरोप्लेन है, रोटोक्राफ्ट है, रॉकेट है, सैटेलाइट है, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, मिसाइल हैं, यानी कि जितने भी संचार और अस्त्र से संबंधित हमारा जो काम है वो किया जाता है, उसके अंदर जितने भी हमारे अमेरिका के जो कर्मचारी हैं ये वो 35% उसके अंदर भारतीय वो काम करने वाले हैं। और 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। यानी जो इनकी जो एक सिलिकॉन वैली है जो जिसके अंदर काम करने की रोज़गार के अंदर वो भारतीयों का लगभग प्रतिशत है, वो 3 लाख कर्मचारी इसके अंदर आते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की थी। जितने भी हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र की जो कंपनी है उसके अंदर जो शुरुआत करने की अगर बात आती है तो लगभग 15% के अंदर भारतीय कंपनियों की जो भागीदारी वो मानी जा सकती है, जिसने जो अमेरिका के अंदर उसकी शुरुआत है वो की थी। यह अमेरिका के विश्व व्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। अगर जब जिस तरीके से विश्व के अंदर रणनीति बनाई गई है और जिस वजह से 1990 के आसपास का जो भारत और विश्व राजनीति के अंदर ये जो माहौल है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से ही भारत ने और अमेरिका के दोनों पक्षों ने इस बात का जो सहमति जताई है कि दोनों का आपस में जो रिलेशन होना, उसका प्रगाढ़ रूप से संबंध होना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस है वो चल रही है। अब जिन कारगर वजह से भारत और अमेरिका के बीच में बात का जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ रिलेशन पाया जा सकता है, तो उसके मुख्य रूप से 3 कारण है वो देखे जा सकते हैं, जिनके वजह से इनके संबंधों को हम देख सकते हैं। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य शक्ति के संदर्भ को देखते हैं, तो जिस तरीके से भारत और जो अमेरिका के जो रिलेशन है वो सामरिक दृष्टि से सैन्य शक्ति के रूप से अगर इसमें जितनी भी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो बाकी देश है वो बड़े भयभीत है, क्योंकि दुनिया के 2 शक्तिशाली डेमोक्रेटिक देशों के अंदर भारत और अमेरिका का जो नाम है वो आता है। और प्रत्यक्ष रूप से जहां अमेरिका है वो डेवलपमेंट कंट्री है और भारत है वो डेवलपमेंट हो रहा है, विकासशील देशों की दुनिया में शुमार है वो माना जाता है। तो बड़ा इससे दोनों की नज़दीकियों की वजह से विश्व के अंदर जो बाकी सारे देश हैं उनका आपसी में जो चिंता है वो देखी जा सकती है। ऐसे विद्वान यही चाहते हैं कि भारतीय वाशिंगटन से अपना लगाव बनाए रखें और अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखने पर करें। तो जितने भी बाकी देशों की तुलना में अगर रिलेशन है वो देखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए अग्रसर हैं कि भारत और जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन मतलब जहाँ इनका जैसे हमारे नई दिल्ली के अंदर उसकी राजधानी है और सारे जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी वो वहीं से की जाती है, वैसे वाशिंगटन DC की कैपिटल है और जो भी डिसीजन और वाइट हाउस भी वहाँ आपका बना हुआ है, जितने भी सेंट्रल और पॉलिटिशियन और एक्टिविटी है वो वहीं से उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो यानी कि भारत और जो अमेरिका वो भारत अब अमेरिका से दूरी बनाए रखे और बिल्कुल अपने एक शक्ति को
तटस्थ रखते हुए जो उसकी शैली है वो अपनाई। तो काफ़ी सारे बाकी देशों के जो विद्वान हैं इस बात से बड़े चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं इसकी जो भारत और अमेरिका के वर्तमान में प्रेजेंट में अगर इनकी जो बढ़ती हुई नज़दीकियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विश्व के अंदर बड़ी आघात है वो पैदा कर सकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। यानी कि जिस तरीके से हमारा रिलेशन है बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के अंदर अभी दौरा किया था, और कुछ समय पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे वो अमेरिका गए थे। तो जितने भी सामरिक दृष्टि से पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से इनका जो रिलेशन जो आज के हिस्ट्रिकल अवसर के तौर पर, अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो विश्व की जो अन्य देश है वो इनकी भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों से चिंतित है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठा सके। यानी कि जिस वजह से एक विद्वानों के द्वारा भारत की जो रणनीति अपनाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, तो किस तरीके से अमेरिका से भारत है वो अपने अलग अलग समूह के माध्यम से, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामरिक हो, आर्थिक हो, चाहे हमारा चाइना के साथ विवाद रहा हो, पाकिस्तान के साथ विवाद रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ रिलेशन से बनाकर वो अपने जो फ़ायदा वो उठाना चाहता है। क्योंकि डोकलाम के अंदर एपी के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा था, डोकलाम के अंदर भी देखा था हमारा चाइना के साथ विवाद रहा था, और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तो भारत और अमेरिका जो अग्रेसिव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जितने भी हमारे डिस्प्यूट है वो अमेरिका के पक्ष से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से उसको शामिल करने के बाद अपना फ़ायदा वो उठा लेना चाहिए। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत के लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। यानी कि भारत और अमेरिका दोनों आपसे हितों का मेल है वो चाहते हैं, और जिसके लिए भारत है वो सबसे बढ़िया अल्टरनेट है वो ढूंढ सकता है। क्या कि क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कोई ना कोई मुद्दा आता है तो और अमेरिका भारत का पक्ष देता है। जैसे वीटो की पावर उसको प्रयोग की जाती है कोई मसले के ऊपर, यूएनओ के अंदर जब मसला उठाया जाता है तो वीटो की पावर की वजह से वो मसला वो भारत का हो या कहीं और पक्ष का रहा हो उसको उठा लिया जाता है, या भारत का पक्ष वो ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव वो ढूंढना चाहिए भारत को। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चल के से भारत को नुकसान होगा, जिनकी वजह से जो अमेरिका द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही है, अग्रेसिव की नीति हो चाहे भारत के द्वारा अन्य पक्षों के माध्यम से जो रणनीति अपनाई जा रही है, बाकी जो दूसरे देशों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये आगे चलकर भारत के लिए कुछ ना कुछ अगर जब तक फ़ायदा नहीं उठाया जाए तो शायद हो सकता है ये नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि आजकल वर्तमान समय में जो बढ़ी हुई नज़दीकी हैं भारत और अमेरिका की, वो उसको भारत को अमेरिका से फ़ायदा वो उठा लेना चाहिए। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ देशों के द्वारा, कुछ विद्वानों की राय अपनी यह भी राय है कि जिस तरीके से हमने अपना विकासशील अविकसित और विकासशील देशों के द्वारा एक संगठन बनाया गया है, उस तरीके से भारत को भी विकासशील देशों का अपना संगठन है वो बनाए रखना चाहिए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के समक्ष है वो हो जाएगा। यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं उनके अंदर उन देशों को मिलाकर एक जो संगठन है वो बनाया जाना चाहिए, और आने वाले समय के अंदर वो समकक्ष जो रणनीतियाँ बनाने के लिए अमेरिका के विरोध है वो खड़ा हो सकता है। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति के कई रणनीतियों का एक समुचित मेल है वो तैयार करना होगा। जिस तरीके से अगर भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों की अगर ये बात की जाती है, जैसे अमेरिका के ऊपर भारत है वो हर तकनीकी के माध्यम से या हर बात के लिए अगर जो डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं भारत को इस रणनीति से निकलना होगा। उसके रिलेशन अपने प्रगाढ़ रिलेशन है अपनी प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के मामले में उसको अलग रिलेशन है उसकी विदेश नीति के माध्यम से बनाना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है कि भारत और अमेरिका या भारत किसी भी देश के ऊपर जितने भी रिसोर्स साधनों के माध्यम से अगर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हम उसका हमें नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब हम अत्यधिक मात्रा में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। यानी कि हमें सेल्फ
डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर है वो होना चाहिए। तो यही बात है भारत और अमेरिका के बीच में है, क्योंकि बढ़ती उसकी नज़दीकियाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका इंडिपेंडेंट रूप से जो भारत का अपनी रणनीति है उसको चेंज है वो करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने उसकी भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकियाँ और इनके रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है स्टडी विद दीपक को उसके दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं। आपके जितने भी जानकार में बच्चे हैं उसको मेरे वीडियो चैनल है वो सब्सक्राइब है वो करवाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।